हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा लेकर ही आया जाता है। हर टीचर आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी कोर की बुक। हिंदी कोर में हमारी बुक्स अलग चलती हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें 2 बुक चलती है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आज हम करा रहे हैं आरोह भाग 2। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड जो है वो हम करा रहे हैं आज। काव्य खंड का हमारा 3य अध्याय है जिसमें हमारे सामने 2 कविताएं दी गई हैं, कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। अब ये जो हमने जो दोनों कविताएं हैं इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, यानी कि फटाफट क्विक वन शॉट रिवीजन हमने कर लिया है। अब इतना करना तो हमारा काफ़ी नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या हैं आपको बता दूं। आपकी जो बुक है आरोह, उसमें इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, चूँकि ध्यान रखिए कि काव्य खंड में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं पूछे जाते हैं, तो उनसे बेफिक्र रहिए कि बहुत लंबा आपको लिखना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 वर्ड्स का ही एक लिमिटेशन रहती है कि आपको उनके काव्य खंड के जो आंसर्स हैं वो 30 वर्ड्स के अंदर हमें करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। अब ये सब घर एक कर देने का तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पर जो हमारी लास्ट पंक्तियाँ थी उनमें ये दिया गया है कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो सब घर एक कर देते हैं, अर्थात खेलते समय वो किसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखते। उनके लिए सभी बराबर होते हैं, है ना, सभी बराबर होते हैं। उनके जितने प्लेयर्स हैं, उनकी जगहें सब एक जैसी होती है। तो उसी तरीके से कविता को भी ऐसे बताया गया कि कविता लिखते समय भी हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कविता हर वर्ग का इंसान पढ़ रहा है। हम किसी एक वर्ग को इंडिकेट करके तो नहीं लिख सकते ना, कि नहीं हमने बोला कि नहीं एक वर्ग को ही हम इंडिकेट करें लिखें, तो लेकिन बाकी लोग फिर उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हमेशा जब भी कविता लिखी जाए तो बच्चे जैसे लिख करते हैं ना, उनके लिए कोई कुछ चीज़ें में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, तो उसी तरीके से कवि को कविता भी करनी चाहिए, या कविता ऐसे ही लिखी जाती है। देखिए क्या है, इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर या अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमने खाली बोल दिया कि हम सिर्फ गरीब वर्ग को इंडिकेट करके लिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कविता सिर्फ गरीब वर्ग पढ़ेगा, सभी पढ़ते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, कविता शब्दों का खेल है, कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। भाई कोई भी हम एक जिम्मेदार पर्सन की तरह अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में सभी को समान समझकर और समाज को आगे ले जाने का काम करें। अगर हम सिर्फ भेदभाव करेंगे, अंतर करेंगे, तो भाई हमारी कविता लिखने का कोई तात्पर्य नहीं हुआ ना, क्योंकि वो समाज में क्या लेके आ रहा है, अलगाव लेके आ रहा है, भेदभाव लेके आ रहा है, जो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक जैसे 2 क्वेश्चन दिए गए। क्या है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें हैं, उड़ना और खिलना। तो जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें क्या बोला था, कविता का उड़ना चिड़िया क्या जाने, फिर फूल क्या कहते हैं आपके थे ना, कविता का उड़ना, उसी तरीके से कविता का खिलना फूल क्या जाने। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है, कविता क्या है, वो कल्पनाओं का पंख लेकर उड़ती है, तो वो कहीं पे भी जा सकती है ना। जबकि चिड़िया जो पंख को सहारे उड़ती है, उसके उड़ने की अपनी एक लिमिटेशन है। आकाश में भी वो एक लिमिट तक उड़ सकती है, किसी के घर में भी जाएगी तो एक उसकी लिमिटेशन है। लेकिन कल्पनाएं क्या है, वो तो आसमान को पार करके चांद तक जा सकती है, सूरज तक जा सकती है ना, तो वो कहीं जा सकती, किसी के मन के अंदर भी उतर सकती है। तो ये हो गया आपका उड़ने का। दूसरा है, उन्होंने बोला खिलने का। खिलने का तात्पर्य यहाँ पर फूल से दिया गया है। अब जैसे कविता है, हम फूल पर देखकर लिख लेते हैं,
लिखी जाती है ना। और उसी तरीके से दूसरा उन्होंने क्या बताया कि भाई फूल खिलता है, महकता है तो लोग उसकी सुगंध का आनंद लेते हैं, लेकिन कविता क्या होती, और फिर उसके बाद फूल मुरझा जाता है। लेकिन कविता क्या होती है, वो जब लिखी गई, लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसका आनंद लिया, उसकी खुशबू चारों तरफ फैली। अब ये है मुरझाएगी नहीं, अब वो तो एक जगह संग्रहित हो गई। अब आज से अगर 100 साल बाद भी अगर उसे कोई कविता पढ़ेगा तो वो भी उससे वैसा ही आनंद लेगा जैसे आज लिया। तो यानी कि कविता क्या हुई, वो कालजयी हुई, एक बार खिली तो हमेशा खिली रहेगी, है ना। वो क्या होगी, एक बार खिली तो क्या होगी, हमेशा खिली रहती है। तो इसीलिए इसको उड़ने और खिलने से संबंधित किया गया है। कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्रकृति है, वस्तुएं हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। जिस तरीके से फूल दूसरों को आकर्षित करता है, वैसे ही कविता भी लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन ना जाने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर इसलिए बताया गया क्योंकि फूल कुछ समय बाद मुरझाता है, मगर कविता कभी नहीं मुरझाती। नेक्स्ट है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अब उन्होंने बताया ना कि कविता का चंचलता जो है वो बच्चे के साथ सिमिलर करी गई है। क्यों सिमिलर करी गई है, कारण क्या बताया गया। देखिए, बच्चे में जो भेदभाव होता है, जो भेदभाव नहीं होता, यही कारण होता है। कविता में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। वो कविता भी सबके लोगों के लिए समान होती है, बच्चे भी सभी के लिए समान भाव रखते हैं। वही चीज़ इसलिए कविता और बच्चों में क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। जैसे कि बच्चों के खेल का जो स्थल होता है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, उसी तरह कविता के जो टॉपिक्स होते हैं, किस पे आप लिख सकते हो उसके बारे में हम कह रहे हैं। हम एक उंगली के बारे में लिख सकते हैं, नाखून के बारे में लिख सकते हैं, बाल के बारे में लिख सकते हैं, पेन के बारे में लिख सकते हैं, पेंसिल के बारे में, किताब के बारे में, बोर्ड के बारे में, किसी जो चीज़ आप देखो उसके बारे में कविता लिखी जा सकती है। अगर आप अच्छे कवि हो तो आप लिख सकते हो। उसी तरीके से उसका क्षेत्र भी व्यापक है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं। वे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता ना। बच्चे कितने तरीके से खेल सकते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। यानी कि इसमें क्या है, आप अगर पास्ट में भी जा सकते हो, भविष्य में भी जा सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। जड़ पे लिख सकते हो, चेतन पे लिख सकते हो। जड़ अर्थात प्राकृतिक वस्तुएं पे लिख सकते हो, चेतन अर्थात जो जीवित है, मनुष्य आदि, प्राणी आदि, उन पर लिखी जा सकती है, किसी पे भी लिखी जा सकती है। इनमें निस्वार्थता होती है, यानी कि जो चीज़ें कविता, इसमें किसी तरह के स्वार्थवश कविता नहीं लिखी जाती। बच्चों के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं। बिना मुरझाए महकने के माने क्या है। कविता जो है वो कभी मुरझाती नहीं और हमेशा महकती रहती है ना। मुरझाती क्यों नहीं, क्योंकि एक बार लिखी गई वो हमेशा, एक बार एक जगह संग्रहित हो गई, वो हमेशा जब आप उठाओगे उसको तब वो महकेगी। वो अपनी सुंदरता, अपनी कल्पना, हमेशा जो भी पढ़ेगा उसके लिए वो नई रहेगी, हमेशा नई रहेगी ना। वही चीज़ इसीलिए से बोला है बिना मुरझाए महकने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलता है, उसका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। हम कह रहे हैं फूल सुबह सुबह खिलेगा। अब जैसे कुछ फूल होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग खुलते हैं, कुछ रात में खुलते हैं, जैसे रात रानी फूल होता है वो रात में खिलता है। लेकिन कविता का कोई समय नहीं है। आप कोई कविता, हम कह रहे हैं हम आधी रात में हमारी आंख खुल गई, हम उठ के बैठ गए, हमको कोई चीज़ दिखा, मान लो रात का अंधेरा ही दिखा, तो हमने उसी पे कविता लिख दी। अब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो एक हमने खेत में देखा एक बच्चा जो है काम कर रहा है, हमने उस पर कविता लिख दी। हम सड़क से जा रहे हैं तो एक माँ अपने बच्चे को के साथ खेल रही है, उस पर कविता लिख दी। तो समय नहीं है उसका कोई, ना कोई एक स्थान है, वो जहाँ चाहे उस समय भी लिखी जा सकती है, जिस स्थान लिखी जाती है। उसकी जीवन अवधि भी सीमित होती है। फूल की जीवन अवधि क्या है, सीमित होती है। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, उसके बाद तो मुरझा जाएगा। वे कभी नहीं मुरझाती। कौन नहीं मुरझाती, कविता कभी नहीं मुरझाती। उनकी कविताओं की महक सदा फैलती रहती है। तो अब कविता जब एक बार लिखेगी, तो मैंने बोला ना, आज से 100 साल बाद भी आप पढ़ोगे तो उसकी महक आपको वैसे ही आनंद देगी।
कुछ कविताएं तो ऐसी होती है कि हम एक बार क्या 4 बार पढ़ लें तो भी हमें बड़ा मज़ा आता रहता है। तो इसीलिए बोला है बिना मुरझाए महकना। भाषा की सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? अब हमारी दूसरी कविता थी ना, बात सीधी थी पर। अब भाषा में सहूलियत बरतने से क्या तात्पर्य है ये बताना है। जब हम बात करते हैं, बात यहाँ करने का लिटरली हम जो आपस में बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। जब हम किसी को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा सीधे और सरल वे में समझाइए। उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स को लेकर उसे कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला उसमें उलझ के रह जाए कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। माना कि हम बहुत अच्छे सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत सुनने में हमें बहुत अच्छी लगेगी, कर्णप्रिय लगेगी, लेकिन जो उसका अपना जो महत्व है वो खो चुकी होगी। इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम और समझ में ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जब भी आप कहीं बात करें, अपनी बात को समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कोई रचना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत भारी भरकम शब्द अगर आप ले लोगे तो सामने पढ़ने वाला, सुनने वाला कोई भी होगा, पाठक होगा, श्रोता होगा, आपकी बात को समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इतने मुश्किल वर्ड ले लिए। अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सकें। तो सिंपल वे में कहना चाहिए, ये नहीं मतलब मान लीजिए हमने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए तो जाहिर सी बात है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आएगी, लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी के उनकी समझ के तो परे चली जाएगी, तो आपकी कविता वो वर्ग पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ना। तो वही चीज़ कही गई है कि कहीं पे भी हो आपको अपनी बात समझानी है, सीधे सरल तरीके से समझाओ, बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? अब बात और भाषा कैसे जुड़ी है? अब बात करने का तात्पर्य क्या है? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी बात आप समझो, ठीक है, मैं यही चाहूंगी। अब उस बात को हम समझाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? भाषा का। अब भाषा, अब जो भाई मान लीजिए आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आप इंग्लिश में समझोगे, ठीक है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई बंगाली बोलता है तो वो सिर्फ बंगाली भाषा में समझेगा, कोई उर्दू बोलता है उर्दू, कोई फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच भाषा में समझेगा। लेकिन बात को समझने का जो माध्यम है वो क्या होती है? वो भाषा ही होती है। अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल आपको कर रही हूँ, आपको अपनी बात समझा रही हूँ, तो समझ में आया ना, बात का भाषा के साथ बहुत गहरा संबंध है। अब ये कभी कभी क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है। अब मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ और मैं आपसे सिंपल ये बोलूँ कि अपने मन के उद्गारों को दूसरों पर प्रस्फुटित करने के लिए उज्ज्वल और उत्कंठित शब्दों का इस्तेमाल करिए। अब इसमें से आधे वर्ड तो आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। अब उसी में हम बोलें कि हम ये बोल दें कि अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए सीधे सरल और सहज शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। इससे पहले वाला सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें हमने बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। तो वही चीज़ कहने का तात्पर्य कि अपनी बात को समझाने के लिए हम जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें उसमें कभी भी हमें बहुत मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, बात का अर्थ है भाव, अर्थात हमारे मन की फीलिंग। भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों का चोली दामन का साथ है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। यानी कि दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए हम बहुत मुश्किल शब्दावली, अलंकारों, समासों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चक्कर में उलझ जाता है। वह इसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग में वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। भाव को हमें भाषा का साधन नहीं बनाना है। हमें क्या करना है? हमें भाषा को साधन बनाना है अपने भावों को प्रकट करने के लिए। यानी भाषा साधन है, भाव साधन नहीं है, ये ध्यान रखना है हमेशा। इसका मतलब क्या है? सीधे सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। बात यानी कि कथ्य के नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों यानी मुहावरों से मिलान कीजिए।
अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ बातें दी गई हैं, मुहावरे दिए गए हैं और इधर उनकी विशेषताएं। अब हमें इनसे मिलान करना है। तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर उत्तर। पहला क्या है, बात की चूड़ी मर जाना। अब यहाँ पर एक कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना, बात का पकड़ में ना आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट का ना होना, बात को सहज और सरल स्पष्ट करना। तो बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात की कसावट का ना होना, बात का पेच खोलना। अब यहाँ पर पेच खोलना का मतलब क्या हो गया कि बात का पकड़ में ना आना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी कि बात में जो कसावट का नहीं रहना, पेच की कील की तरह ठोक देना, यानी कि बात को प्रभावशाली हो जाना, बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बन जाना। इसका सही मिलान देखिए क्या है, मैंने देखिए बताया, बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात में कसावट का ना होना। फिर है बात की पेच खोलना, बात को सहज और सरल स्पष्ट कर देना, यानी कि हमने पेच खोल दिया यानी कि पूरी तरीके से सरल स्पष्ट कर दिया। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना। पेच को कील की तरह ठोकना, बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। बात का बन जाना यानी कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। जैसे होता है ना, बात ही बातों में बात निकल गई, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं ना, बात ही बात में कह देना, बहुत सारे मुहावरे हैं। तो कुछ मुहावरे आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखिए क्या है, बातें बनना, इसका क्या होगा, बातें बनना कोई तुमसे सीखे, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। बात का बतंगड़ बनना, कालू यादव का काम बात का बतंगड़ बनाना है। बात का धनी होना, मोहन की इज्जत है क्योंकि वह अपनी बात का धनी है। बात रखना, सोहन ने मजदूर नेता की मांग मानकर उसकी बात रख ली। नेक्स्ट है बात बढ़ाना, सुमन अब सारी बातें यही खत्म करो क्योंकि बात बढ़ाने से तनाव बढ़ता है। तो इस तरीके से बात से संबंधित हमने कितने सारे मुहावरे देख लिए। जैसे आंखों से संबंधित होते हैं, नाखून से, नाक से संबंधित होते हैं, उसी तरीके से। प्रश्न संख्या 9 है, व्याख्या करनी। हमारे सामने 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनकी हमको व्याख्या करनी है। क्या है, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो अब इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बात जो है वो अपने प्रभावहीन हो चुकी थी और बस वो भाषा के चक्कर में इधर घूम रही थी, यानी कि जो हम बात समझाना चाह रहे थे वो तो कहीं की कहीं पहुंच गई और हम सिर्फ भाषा यानी कि अलंकारों और शब्दांशों में ही उलझकर रह गए। कवि कहता है वह अपने भाव को प्रकट करने के लिए नए शब्दों तथा नए उपमानों में उलझ गया। इस कारण शब्द जाल में वह भाव की गंभीरता को खो बैठा और केवल शब्द चमत्कार में भाव खो गया। कवि आकर्षक व प्रभावी भाषा में ही उलझा रह गया, उसकी गहराई समाप्त हो गई। तो सरल और सीधे शब्दों में हम बोलें कि जो बात वो दूसरों को समझाना चाहता था वो भाषा के चक्कर में कहीं की कहीं पहुंच गई। जो पॉइंट था उस पॉइंट से वो हटकर इधर उधर घूम रहा था। सिंपल सीधी और ये सही बात है। तो यहाँ पर हमारे ये एनसीईआरटी के जो हम सॉल्यूशंस आपको करा रहे थे ये यहाँ समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले कि कहाँ पर क्या चीज़ आपसे छूट रही है। तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, हो सकेगा तो आगे भी उससे संबंधित आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो खत्म हो गए, लेकिन हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।